नमस्कार। आशा करता हूँ आपका जो कोर्स है वो अच्छा चल रहा होगा। अभी हम कोर्स के एक बहुत अहम मोड़ पर आन पहुँचे हैं। इस चैप्टर का नाम होने वाला है सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ बेस्ट एनिमल। यानी कि हम अपने फार्म पर बेस्ट एनिमल की जब हम एंट्री करवाते हैं, क्योंकि सूअर पालन में ऐसा होता है कि आपके सूअर की लाइफ साइकिल में आपके फार्म पर पशु आते सिर्फ एक बार हैं, उसके बाद में पशु आपके फार्म से निकलना स्टार्ट होते हैं, यानी कि बच्चे पैदा होकर और बड़े होकर जाना स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास जब तक ब्रीडिंग स्टॉक जो शुद्ध नस्ल का नहीं होगा, या जो हम आपको बताएंगे कैटेगरी, उन कैटेगरी में उसका प्योरिटी लेवल जितना अच्छा नहीं होगा, तो आपके सफलता के चांसेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला आ जाता है। तो अभी हम चर्चा करेंगे सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ बेस्ट एनिमल। आपको यहाँ पर हम मुख्य तौर पर 4 कैटेगरीज होती हैं जो हम अपने फार्म पर लाकर शुरुआत करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोर, यानी कि नर सूकर सांड, अडल्ट बोर। दूसरे नंबर पर साव, या तो हम बोर और साव का कॉम्बिनेशन ला सकते हैं। साव मतलब वो मादाएं जो ऑलरेडी बच्चे दे रही हैं। या फिर हम बोर और गिल्ट का कॉम्बिनेशन ला सकते हैं। गिल्ट मतलब, जैसा कि आपने टर्म्स में पढ़ा है, गिल्ट का मतलब जो मादाएं अभी तक क्रॉस नहीं हुई हैं, वर्जिन फीमेल हैं। या तो हम बोर और साव का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, नहीं तो हम बोर और गिल्ट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास तीसरा ऑप्शन रहता है कि आप पिगलेट से अपने फार्म की शुरुआत करें। मैं आपको आप किसी भी मेथड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, बोर और साव, बोर और गिल्ट और पिगलेट्स। तो इसमें मैं मोटा मोटी आपको चलो बता देता हूँ कि जो बोर होता है वो तो आपको, अगर साव गिल्ट लाते हैं वो तो आपको मस्ट लाना ही पड़ेगा। बट साव का एक एडवांटेज ये रहता है कि आपकी जो मादाएं हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे दे रही हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के जो बच्चों में औसतन फ़र्क आता है। यानी कि पहली बार उस मादा ने अगर 8 बच्चे दिए हैं तो दूसरी बार चांस है कि 9 या 10 बच्चे देगी, नहीं तो एटलीस्ट 8 तो देगी। बल्कि ये कोई कंफर्म नहीं है, बट ऐसा देखा जाता है। पहली बार में भी 12-13 बच्चे आ जाते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो साव एक आपके लिए एडवांटेज है। बट बेस्ट साव कोई अपने फार्म से बेचे ये नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है कि उदाहरण के तौर पर किसी एक्स आदमी के पास 30 ब्रीडिंग साव है। ऑब्वियसली उसमें 2-3 कैटेगरी होंगी। कैटेगरी एक उसमें से जो है वो बेस्ट ब्रीडिंग स्टॉक है, एक एवरेज है, एक बिलो एवरेज है और एक वर्स्ट है। ये 4 मोस्टली कैटेगरी होती हैं। यानी कि एक मादाओं की जो कैटेगरी है वो बहुत अच्छे बच्चे दे रही हैं, 12, 13, 14 बच्चे दे रही हैं। एक कैटेगरी जो है वो 9-10 बच्चे दे रही हैं। एक कैटेगरी 7 से 8 बच्चे दे रही हैं, और वर्स्ट कैटेगरी 3, 4, 5 बच्चे दे रही हैं। तो होता ये है कि आपको ज़्यादातर केसेज में किसान वो अपनी साव बेचने की कोशिश करता है जिसने कम बच्चे दिए हैं। वो अपना बेस्ट ब्रीडिंग स्टॉक, बहुत कम चांसेज हैं कि वो आपको दे दे। तो साव लाना अच्छी प्रैक्टिस है, परंतु फार्मर आपको गलत जानकारी देकर कि भाई मेरी इस मादा ने 10 बच्चे दिए थे, या इस मादा ने 9 बच्चे दिए थे, इस मादा ने 11 बच्चे दिए थे। ज़्यादातर केसों में, सभी फार्मर्स की नहीं बोल रहा हूँ, बट ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है कि गलत जानकारी देकर वो आपको पशु बेच देते हैं। पहली बात तो साव लाना अच्छी बात है, पर बेस्ट साव मिलना काफ़ी टफ हो जाता है। दूसरा, बोर और गिल्ट। अब गिल्ट है, ये बंद पेटी है, क्योंकि वर्जिन फीमेल है। आपको खाली ये करना है कि बेस्ट ब्रीडिंग स्टॉक जो है, यानी कि जो गिल्ट के माँ बाप हैं, वो स्टॉक एकदम प्योर ब्रीड का हो। अगर आप वो गिल्ट चुनाव करके अपने फार्म पर लाते हैं तो अपेक्षाकृत साव के वो सस्ती भी पड़ती हैं और ट्रैवलिंग में भी बहुत ज़्यादा सुविधाजनक रहती हैं, क्योंकि गिल्ट का वज़न औसतन 70, 75, 80, 85 किलो रहता है। तो कहीं से भी जो है वो सफ़र कर सकती हैं।
500, 700, 1000 किलोमीटर, 1500, 2000 किलोमीटर भी उनको ज़्यादा मसला नहीं आता है। बट साऊ है वो वज़न में ज़्यादा होती हैं, 150 किलो, 130 किलो, 140, 150, 160 तक भी, तो उसकी अपेक्षाकृत ये महंगी भी होती हैं। और कुछ चांसेस ये भी रहते हैं कि आपको गलत जानकारी देकर जो है फार्मर आपको अपनी रिजेक्टेड साऊ दे देता है। तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गिल्ट और साओ, पहला ऑप्शन बोर और साओ, दूसरा ऑप्शन बोर और गिल्ट, और तीसरा ऑप्शन है पिगलेट्स, यानी कि हम अपना फार्म छोटे बच्चों से स्टार्ट करें। देखिए, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको छोटे बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए। उसके 2-3 डिसएडवांटेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बच्चों को लाकर आप ब्रीडिंग करवाएंगे तो उसमें आप मान लीजिए आप 2 या 2.5 महीने के बच्चे लाते हैं। पहली बात ये है कि जब किसी एक्स फार्म से हमारे फार्म पर पशु आते हैं तो उनका बच्चों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्ट के दौरान 3 से 5%, कुछ सूरतों में 7% बच्चों की मोटिलिटी हो जाती है। उसका कारण ये है कि वो जो ट्रांसपोर्ट के दौरान जो सफ़र है वो पशु सहन नहीं कर पाते हैं, उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटे पिगलेट होते हैं, 17-18 किलो की, 15-16 किलो की कैटेगरी होती है। अगर आपका एक फार्म से दूसरे फार्म पर डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा मसला नहीं है, डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा उतने मसले भी बढ़ते चले जाएंगे। और पिगलेट का वैसे तो सभी पशुओं में, बट पिगलेट का एक्स फार्म पर जो पानी था वो आपके फार्म पर उसका टेस्ट बदल गया है, उसके फार्म पर जो फीड था वो आपके फार्म पर उसका फीड का टेस्ट बदल गया है, लेबर बदल गई है, घर बदल गया है, इन्वायरमेंट बदल गया है। सब कुछ बदलने पर पशु स्ट्रेस में आ जाता है। तो कुछ पशु जो बच्चे हैं वो रास्ते में, और कुछ बच्चे फार्म पर आने के बाद में भी मर जाते हैं। और दूसरी बात, ये तो मैं शुरुआती जो 2, 4, 5 दिनों की प्रोसेस है उसके बारे में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में, क्योंकि बच्चे को घुलना मिलना भी रहता है लेबर से, जो भी आपका लेबर है या आप खुद काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो स्ट्रेस फील करता है। स्ट्रेस तो बड़े पशु भी फील करते हैं, बट इन बड़े पशुओं की अपेक्षा जो साओ और पिगलेट्स, ये 2 ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, बट पिगलेट की अपेक्षा साओ थोड़ा कम स्ट्रेस फील करती है। चलिए, उसके बाद में हम जिक्र करेंगे कि पिगलेट आज हम लाते हैं, उदाहरण के तौर पर आज हमने 2 महीने के, 2.5 महीने के बच्चे हम ले आए अपने फार्म पर, उसको हमारे फार्म पर रखना, उसमें ऑलमोस्ट 4-4.5 महीने के बाद में हमारे फार्म पर वो बच्चे जो हैं वो बड़े होकर, अगर वो मादाएं हैं तो बड़े होकर वो हीट में आएंगी। 4.5 महीने ये हो गए। उसके बाद में ऑलमोस्ट 4 महीने, यानी कि 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन, ऑलमोस्ट 4 महीने वो अपने जेस्टेशन में निकालेंगे, यानी कि गर्भकाल में निकालेंगे। उसके बाद में वो मादाएं बच्चे देंगी और वो बच्चे 7 महीने तक फिर आपके फार्म पर भोजन करेंगे। तो ये एक प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है जिससे फार्मर जो है वो हताश हो जाता है, उसके पैसे उस समय तक लग ही रहे होते हैं। तो बाकी आपकी सुविधा है। जो लोग फैटनिंग के पर्पज़ से बच्चे खरीदते हैं, यानी कि जिनके पास बैलेंस फीड के अलावा ऑप्शनल फीड होता है, उदाहरण के तौर पर उनके पास लंगर वेस्टेज है, कैंटीन वेस्टेज है, हॉस्टल वेस्टेज है, कोई रसोई का जूठन बड़े स्तर पर उसको मिल रहा है, उस सूरत में उसको पिगलेट लाना अपेक्षाकृत ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप देखिए आपकी क्या सुविधा है। बट आप अगर सही तजुर्बा लेना चाहते हैं 1 साल के अंदर क्रॉसिंग और जो है जेस्टेशन और फैरोइंग का, और बच्चे को 7 महीने तक बढ़ते देना, तो उसमें आपको बेस्ट है कि आप बोर और गिल्ट अपने फार्म पर लाते हैं, तो सबसे सुविधाजनक, सबसे बेहतर रहने वाला है। मैं इसका एक मोटा मोटी आपको आइडिया बता देता हूं कि आपको एक नर जो है वो औसतन 10 मादाओं के लिए सफिशिएंट है। तो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 20 मादाओं से करने वाले हैं, 30 मादाओं से करने वाले हैं, 50 मादाओं से या 100 मादाओं से, औसतन एक नर 10 मादाओं के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए हम बोर का चुनाव कैसे करें उसकी तरफ हम अग्रसर होते हैं। सिलेक्शन ऑफ बोर।
सबसे पहले तो आप ये तय कीजिए कि आपको किस नस्ल का बोर लाना है। तो मैं आपको यहाँ पर, जैसे कि जिस क्लाइमेट में हम लोग रह रहे हैं, इंडिया के क्लाइमेट में सबसे बेहतरीन आउटपुट देने वाली जो नस्ल है वो लार्ज वाइट यॉर्कशायर नस्ल है, और मैं लार्ज वाइट यॉर्कशायर के ही जो है मापदंड में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बोर में देखेंगे कि उसके शरीर पर कहीं पर चर्बी नहीं जमा होनी चाहिए, लीन एंड लो फैट होना चाहिए, और उसके शरीर लंबा होना चाहिए। यानी कि जो भी आपका सोर्स है, पहली बात तो नर और मादाओं का आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपस में वो भाई बहन, माँ बेटा या बाप बेटी नहीं होने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, ये दो अलग अलग चैप्टर है, मैं आगे भी इसमें विस्तार रूप से बताऊंगा। बट ये कंफर्म कर लीजिए कि सूअर का मादाओं से कोई जो है खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। चलिए जी, लॉन्ग बॉडी होना चाहिए और उसके शरीर में कोई विकार, कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उसका जो अंडकोश है, कई सूरतों में ऐसा देखा गया है कि उसके अंडकोश पर बहुत बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं, और वो फार्मर वो पशु बेचने की, ब्रीडिंग में बेचने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपसे स्पष्ट जो है निवेदन है कि आप ऐसे किसी भी मेल को ना खरीदें जिसके अंडकोश पर कोई जख्म है बड़े स्तर पर। उसकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसके फीट, जो उसके पैर हैं वो अच्छे होने चाहिए। यानी कि जब आप पशु खरीदते हैं उससे पहले उसको चलाकर जरूर देखें, उसके चलने की आवाज़ होगी, उसका जो है वो फिट है वो साउंड करेंगे। यानी कि अगर उसके पैर जो है वो आवाज़ नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब उसके पैर में कहीं ना कहीं कोई चोट है। तो ये चीज़ अश्योर कीजिए कि आपका पशु एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त और गुड लुकिंग होना चाहिए। हेल्दी एंड नॉर्मल सेक्स ऑर्गन, उसके कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ पशु जो है वो एक अंडकोश के साथ पैदा होते हैं। अगर आप फार्म करेंगे तो आपके सामने भी ऐसे कुछ केसेस आएंगे। तो आपने जो है वो स्वस्थ 2 अंडकोश वाले ही नर को आपने चुनना है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देखिए, आपका अगर मेल ही अच्छा नहीं होगा तो आपका वंश कैसे अच्छा होगा। तो आपके मेल पर आपने सख्त जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि आपके फार्म पर इसी मेल का परिवार आगे बढ़ने वाला है। तो मेल अच्छा, बाप अच्छा होगा तो बच्चे भी एटलीस्ट अच्छे होने वाले हैं। उसके अलावा आप उसके जो हैम पर, उसका जो पुट्ठा है, यानी कि हिप्स बोल देते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, तो उसका हैम एकदम भरा हुआ होना चाहिए अपेक्षाकृत कंधों के। और एक बहुत ही मुख्य चीज़, उसके कम से कम 12 थन होने चाहिए। टीट, स्तन कम से कम 12 थन होने चाहिए। कुछ लोग ऐसा शायद सोच रहे हैं कि नर का थनों से क्या लेना देना। तो हाँ, बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि जितने थन बाप के होंगे उतने ही थन उसके आने वाली पीढ़ी के होंगे, फिर चाहे वो मादा है चाहे वो नर है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि 12 से 14 थन हो। कुछ पशु 16 थन के भी होते हैं। अगर आप ले सकते हैं, आपको कहीं उपलब्धता हो सकती है, तो आप 16 थनों वाला भी मेल आप ले सकते हैं। जितने थन मेल के ज़्यादा होंगे, स्तन ज़्यादा होंगे, उतने ही स्तन जो है उसके आने वाले वंश के, पीढ़ी के, जनरेशन के होने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा थन मादा के होंगे उतने ज़्यादा वो बच्चे पाल सकेगी। अब ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा पॉइंट, ये लिटर फ्रॉम लिटर 8 to 10, यानी कि अभी आपके हाथ में नहीं है, बट जब आप अपने फार्म से किसी बोर का चुनाव करते हैं तो तब आपके हाथ में चीज़ जरूर होगी। यानी कि वो नर जिस लिटर से आया है आपके पास, उस लिटर का साइज एटलीस्ट 8, 10, 11, 12 या 13 जो भी है, जितना मैक्सिमम ग्रुप होगा लिटर ग्रुप, उसी में से अगर हम मेल का अगर हम चुनाव करते हैं तो उसके डीएनए में वही चीज़ आती है और वो ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। तो आप इस पिगरी में ऐसा नहीं होता है कि आप मान लीजिए किसी मादा ने 2-4 बच्चे दिए, 5 बच्चे दिए, तो आप उसमें से मेल का चुनाव स्पष्ट रूप से ना करें, बिल्कुल मत करें।
बोर का जो पहला सर्विस टाइम रहता है वो ऑलमोस्ट 6.5 से 7 महीने का रहता है। इस दौरान इसका जो वजन है वो 90-95 किलो हो जाता है एज पॉसिबल, अगर आपका मैनेजमेंट प्रबंधन एकदम सटीक रूप से है। तो आप देखिएगा कि आपका जो नर है वो एकदम स्वस्थ, सुंदर, सटीक, बिना चर्बी के होना चाहिए। और आखिरी चीज़ वो कूल टेम्परामेंट का होना चाहिए, यानी कि ये आप पर भी बड़ा निर्भर करता है कि आप उसको कैसा रखते हैं, कितना उसको आप प्यार देते हैं। क्योंकि बहुत से लोग पिग को सिर्फ और सिर्फ जानवर की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनको आउटपुट मिलने में कहीं ना कहीं कोई मसला हो जाता है। तो मेरा आपको सजेशन ये है, सुझाव ये है कि आप पशुओं को जितना बढ़िया तरीके से बिहेवियर, जितना उनको सुविधाजनक बिहेवियर देंगे, उतना वो आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देने वाले हैं। और ये आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये एक आइडियल बोर की तस्वीर है। इसमें आपको कहीं पर भी चर्बी नहीं दिख रही है, बहुत ही सुडौल और खूबसूरत शरीर दिख रहा है। ये लार्ज वाइट यॉर्कशायर नस्ल का एक बोर है। सो चलिए नेक्स्ट सिलेक्शन पर। सिलेक्शन ऑफ साउ। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू होने से पहले बताया कि साव लेना अच्छा होता है, परंतु बेस्ट साव हमारे पास मिलना थोड़ा कठिन होता है। तो चलिए आपको बेस्ट साव का सिलेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि आप अपने फार्म पर भी अगर जिस समय पशु लाते हैं उसके बाद में आप बेस्ट साव का कैसे चुनाव कर सकते हैं, वो आप इसमें जानेंगे। साव का जो आइडियल साव का जो आप तस्वीर है वो आप जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें शरीर का साइज जो है वो लंबा हुआ होता है, भरा हुआ बदन होता है, और जो कंधे होते हैं ये हिप हैम की अपेक्षा हल्के होते हैं, और हेड और ईयर ज़्यादा भरा हुआ नहीं होता है बेसिकली एक अच्छी साव में। और मादाओं में ऐसा होता है क्योंकि ये ऑलरेडी माँ बन चुकी है, तो ये बहुत अत्यधिक कमज़ोर या अत्यधिक मोटी नहीं होनी चाहिए। दोनों ही सूरतें जो हैं वो उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो है मादा है वो एकदम स्वस्थ और सही शरीर की मात्रा में होनी चाहिए। और फिर हम थनों पर आ जाते हैं, स्तनों पर आ जाते हैं कि मादा के भी एटलीस्ट 12 से 14 थन होने चाहिए। मैंने जैसा कि बताया कि जितने ज़्यादा थन होंगे वो मादा उतने ज़्यादा बच्चों को सर्वाइव करवा पाएगी। तो अगर 12 थनों से नीचे अगर थन हैं तो वो मादा लार्ज वाइट यॉर्कशायर ब्रीड होने की जो है वो उसके लिए डिसक्वालीफाई हो जाती है। तो आपको वो मादा नहीं, यानी कि उसमें प्योरिटी परसेंटेज बहुत कम है। तो आप कम से कम 12, 14 और 16 थनों वाली मादाओं का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मस्ट बी ऑफ कूल टेम्परामेंट। अगर मादा का टेम्परामेंट भी एकदम कूल रहने वाला है, क्योंकि इसका जो है वो सीधा सीधा जो है वो संपर्क बच्चों से होता है, और बच्चे हमारे फार्म की मुख्य कड़ी होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मादाएं होती हैं जो अच्छी माएँ नहीं होती हैं, और कुछ मादाएं ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी माएँ साबित होती हैं। ये हर किसी पशु का अलग अलग टेम्परामेंट होता है बेसिकली। सो मेरा आपको सजेशन ये है कि जो ऑलरेडी जिस मादा ने अपने सभी बच्चे पाल रखे हैं, चाहे उसने 9 बच्चे दिए हैं, 10 बच्चे दिए हैं, तो उसको आप अपनी बेस्ट कैटेगरी में डाल दीजिए। उसको, उस पशु को आप रेगुलर कर लीजिए अपने ब्रीडिंग स्टॉक में। दूसरी बात, जब मादाएं बच्चे देती हैं तो औसतन उसका वजन अगर 1 से लेकर 1.5 किलो प्रति बच्चे का अगर वजन रहता है तो वो मादाएं बहुत अच्छी हैं। कुछ सूरतों में देखा गया है कि बहुत अधिक बड़े बच्चे या बहुत अधिक छोटे बच्चे देने वाली मादाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। उनका जो है ग्रोथ रेट में काफ़ी सारा दूसरे पशुओं की अपेक्षा काफ़ी सारा अंतर होता है। तो आप जो एवरेज 1 से लेकर 1.5 किलो के बर्थ के टाइम बच्चे का वजन अगर होता है तो वो मादाएं बहुत अच्छी हैं। 9 से 10 का जो लीटर साइज है, अगर एवरेज उस मादा का ये आ रहा है तो वो एक हमारे जो है वो इंडिया के क्लाइमेट के अनुसार बहुत ही टॉप है, बहुत ही शानदार है। और मैं आखिरी बात बोलना चाहूँगा कि जो मादा ने आज जन्म लिया है, उदाहरण के तौर पर आज जो है वो 1 जनवरी तारीख है, तो नेक्स्ट 1 जनवरी तक आज वो उसने जन्म लिया है,
और नेक्स्ट आने वाली 1 जनवरी तक यानी कि 365 दिनों में वो मादा गाभिन भी हो जाएगी और वो मादा बच्चे भी दे चुकी होगी। अगर वो मादाएं आप रेगुलर करते हैं अपने ब्रीडिंग स्टॉक में, ऐसी मादाएं यानी कि उनमें लेट मैच्योरिटी नहीं आती है, तो वो मादाएं भी आपको प्रोडक्शन है वो बहुत शानदार देने वाली है। तो ये मोटा मोटी एक अच्छी ब्रीडिंग साव का सिलेक्शन के लिए ये जो आपको बुलेट पॉइंट थे बहुत काम आने वाले हैं और आप इससे अपने ब्रीडिंग स्टॉक का सही चुनाव कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको 5 तस्वीरें दिख रही हैं। इसमें पहली तस्वीर में मादा की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर में जो है मादा ऑलरेडी कमज़ोर है। तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं मादा एकदम फिट एंड फाइन है। और चौथी और पांचवी जो है वो मादाएं बहुत ज़्यादा फैटी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आपकी जो 3 नंबर की जो मादाएं हैं वो आइडियल होती हैं। पहले और दूसरी जो मादाएं आप देख पा रहे हैं इस एनिमेशन के माध्यम से, तो इनका रीढ़ की हड्डी दिख रही है। तो रीढ़ की हड्डी नहीं दिखनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी दिख रही है तो वो मादा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कुपोषित है। हालांकि ये मादाएं रिकवर हो जाती हैं बट उसमें समय लगता है। बट आप अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक सही हेल्दी मादा ही चुनाव करें। और जो चौथे और 5वें नंबर की जो आप मादाएं देख रहे हैं, इनका जो बैक का तस्वीर दिखाया गया, इनकी जो है बच्चे प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो कम हो जाती है क्योंकि अंदर चर्बी जमा हो जाती है। हमारे ह्यूमंस में भी ऐसा होता है कि जो हमारी माताएं बहनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अगर फैटी हो जाती हैं तो बच्चे पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो उसी सूरत में आप पिग्स को भी ऐसा ही मानकर चलें कि जो हमारा ब्रीडिंग स्टॉक है उनको आपने मोटा नहीं होने देना है, ये चीज़ आप अश्योर कीजिए। चलिए जी, सिलेक्शन ऑफ गिल्ट्स, यानी कि आपका ये चैप्टर जो है वो बेहतरीन तरीके से पढ़ना है वो ज़्यादा लाजमी रहता है क्योंकि आपका पाला गिल्ट से पढ़ने वाला है। अगर आप बड़े स्तर का फार्म खोलने वाले हैं, गिल्ट जो है वो सबसे सेफ ऑप्शन है आपका फार्म स्टार्ट करने के लिए। इसको कोई रास्ते में भी कोई ज़्यादा मसले नहीं होते हैं, किसी भी मौसम में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसकी वेट कैटेगरी एकदम युवा होती है। 70, 75, 80 केजी की, 65 केजी अगर इस वेट कैटेगरी का आप पशु अपने फार्म पर लाते हैं तो आप आते ही उसको आप 2, 3, 5 दिन रखने के बाद में उसके स्ट्रेस फ्री होने के बाद में आप उसकी क्रॉसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले 4, 4.5 महीने में अपने फार्म पर पहली ब्यांत यानी कि पहली बार बच्चे आपके यहाँ पर पैदा हो जाएंगे। चलिए जी, हम शुरू करते हैं गिल्ट की सिलेक्शन के मापदंड। सबसे पहले कम से कम 12 थन होने चाहिए, ये चीज़ आप अश्योर कर लीजिए। मैं वही चीज़ फिर दोहराऊंगा, 12 कम से कम, अगर 14 हो तो अच्छी बात है और 16 हो तो और अच्छी बात है। यानी कि जितने हमारे पास थन होंगे हम उतने बच्चे उनसे ज़्यादा है वो सर्वाइव करवा पाएंगे। जब आप किसी ब्रीडिंग स्टॉक का जब आप चुनाव करते हैं तो ये चीज़ अश्योर कर लीजिए कि आप इमीडिएट चुनाव नहीं करेंगे। यानी कि आपको ब्रीडिंग स्टॉक मान लीजिए आज चाहिए और आप आज किसी को बोलते हैं कि भाई हमें ब्रीडिंग स्टॉक चाहिए, तो अगर इमीडिएट आप खरीदते हैं तो ये आपके लिए सरासर गलत है। आपको एटलीस्ट आपको 2 महीने पहले खरीदना चाहिए। कम से कम आप जो है अपने पशुओं को टैगिंग करके आइएगा ताकि उस फार्म में कोई भी मान लीजिए कोई बीमारी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि इस फार्म में ये चीज़ हुई थी। और जो बेस्ट ग्रोइंग है, जैसे कि ये देखो, जिस मादा के कम से कम 9 से 10 का लीटर साइज़ है उसी बच्चों में से आप जो है वो ब्रीडिंग वाली गिल्ट्स उठाएंगे, ना कि जो जिसके 5-6 बच्चे हुए हैं, 4-5 बच्चे हैं उनमें से आप कोई अपनी ब्रीडिंग गिल्ट उठाएंगे। फ्रॉम गुड मदर, उसी मादा के आप जो है वो बच्चे लेंगे जिस मादा ने 1 साल में फैरोइंग कंप्लीट की हो। अगर वो फर्स्ट टाइमर है तो, सेकंड टाइमर है तो उसका तो फिर कोई मापदंड है ही नहीं। और 7 महीने से पहले वो मादा क्रॉस हो जानी चाहिए, यानी कि उम्र 7 महीने उसकी हो उससे पहले उस मादा का मेटिंग हो जाना चाहिए।
वो जैसे कि लिखा हुआ है कि 4-5 महीने पहले ख़रीदें। अगर ख़रीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट आप 60 दिन पहले, 60 दिन पहले आप अपने फार्म, आप अपने जहाँ से अपने पशु खरीदने वहाँ पर आप पशुओं का सिलेक्शन कर लेंगे तो आपके पास ये अश्योर है कि आपके पास बेस्ट एनिमल आने वाले हैं। सिलेक्ट फास्ट ग्रोइंग वीनर्स। आप उन्हीं पशुओं का चुनाव करें जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, यानी कि जो स्लो जिनकी ग्रोथ हो रही है, उन पशुओं को आप ब्रीडिंग के लिए चुनाव ना करें। मैं तो ही आपको चीज़ ये बोल रहा हूँ कि आप अपने फार्म पर लाने से 2, ढाई, 3 महीने पहले ही अगर आप पशु सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास आपका चुना हुआ बेस्ट ब्रीडिंग स्टॉक आता है, तो आपको कोई मसला नहीं होता है। एक इंग्लिश में कहावत है, वेल बिगिनिंग हाफ डन। तो आपकी काम की शुरुआत आपके काम को आधा कर देती है। अगर शुरुआत ही गलत हो जाती है तो हमारे काम को बहुत लंबा हो जाता है हमारा काम। सो मेरे कहने का भाव है कि आपके पास बेस्ट ब्रीडिंग स्टॉक अगर पहुंचता है, बेस्ट ब्रीडिंग स्टॉक पहुंचेगा, बेस्ट जो है वो प्योरिटी लेवल पहुंचेगा और बेस्ट कैटेगरी पहुंचेगी, तो आपको इस क्षेत्र में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सेलेक्ट गिल्ट विद डेवलप्ड हैम्स एंड लाइट हेड्स। मैं वही बात दोबारा इसमें दोहराना चाहूँगा जो मैंने साओ में और बोर में बोला था कि इसका जो हैम है वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए अपेक्षाकृत कंधों के। वही कि आप मादा को चला कर देखेंगे, इसका जो है वो चलने की एक आवाज़ होगी, क्योंकि अगर आवाज़ नहीं हो रही है तो उस मादा के पैर में ज़रूर कोई ना कोई मसला होने वाला है। और इसकी क्रॉसिंग करवाने की मिनिमम से मिनिमम 70 kg होता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा ये 75, 80, 85 तक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कम से कम इसकी आप चाहे तो उम्र ले लीजिए, चाहे तो आप इसका वज़न ले लीजिए, बट ज़्यादातर बेहतर है कि आपको वज़न का टारगेट लेकर चलना चाहिए कि एटलीस्ट आपका 75, 80 kg वेट होता है मादा का। उस समय आप उसको क्रॉसिंग करवाने के लिए देख सकते हैं। 70 to 90 kg के बीच में आप क्रॉस करवा सकते हैं, 90 kg का भी बेसिकली आप क्रॉस करवा सकते हैं। चलिए, ये जो चैप्टर है हीट का, ये तो मैं आपको हमारा हीट डिटेक्शन का जो स्पेशल चैप्टर है उसमें मैं आपको पूरे विस्तार रूप से बताऊंगा कि इसका हीट डिटेक्शन कब होता है, कब आपको क्रॉस करवानी चाहिए, किस मेल से क्रॉस करवानी चाहिए, वो मैं आपको पूरी डिटेलिंग में ये चैप्टर हमारा पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है लेंथ ऑफ हीट पीरियड 2 से 3 दिन, यानी कि मादा का एक पर्टिकुलर हीट पीरियड होता है, वो हर 21 दिनों में एक बार आता है। उन जो है वो 2 से लेकर 3 दिनों का आपको पर्टिकुलर टाइम मिलता है। अगर उस दौरान अगर आप उस मादा को क्रॉस करवा लेते हैं तो वो ज्ञाभिन्न हो जाती है, अन्यथा आपको फिर अगर आप उस समय चूक जाते हैं तो आपको फिर 21 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। तो ये हम आपको एक पर्टिकुलर हमारा चैप्टर होने वाला है, उसमें हम आपको बात करेंगे हम। चलिए जी, सिलेक्शन ऑफ पिगलेट्स। आपको अगर पिगलेट खरीदने हैं तो उसके लिए आपको क्या मापदंड होने चाहिए आपके पास, या आप पिगलेट्स का चुनाव कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी फार्मर से अगर आप पिगलेट खरीदते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके फार्म को विजिट कीजिए और उसके आप ब्रीडिंग स्टॉक को देखिए कि उसके बच्चों के माँ और बाप कैसा है। अगर उनका ब्रीडिंग स्टॉक अच्छा है, यानी कि उनके बोर्स अच्छे हैं, उनकी साव अच्छी है, उनका गुड लेंथ है, हाइट अच्छी है, चौड़ाई अच्छी है, ब्रीडिंग प्योरिटी अच्छी है, तो उस फार्म से आप बच्चे हैं जो वो खरीद सकते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास शुद्ध नस्ल का अगर कोई बच्चा आता है तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, अपेक्षाकृत आप मिक्स ब्रीड का लेते हैं या फिर क्रॉस ब्रीड का लेते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वही मुख्य चीज़ कि आप उसके ब्रीडिंग स्टॉक को ध्यान में रखिएगा कि उसका ब्रीडिंग स्टॉक कितना अच्छा है। अगर उनका बॉडी जो है रेशियो बहुत खूबसूरत दिख रहा है तो आप वहाँ से बच्चे खरीद सकते हैं। उसके बाद में आप एक अच्छे वज़न पर ही बच्चे खरीदीजिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 18 किलो से कम बच्चों को ना खरीदिए अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर आपका कोई 50, 60, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है तो आप 15 किलो का बच्चा भी आप खरीद सकते हैं। बच्चा जो है वो बीमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि
बच्चे के शरीर में अगर कोई विकृति होती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पशुओं को एक फार्म से दूसरे फार्म पर ले जाया जाना एक बहुत ही तनावपूर्वक प्रक्रिया है। मेरा इसमें बहुत लंबा तजुर्बा है। तो बच्चे, कोई भी अगर बीमार बच्चा होता है तो ऑलमोस्ट उसका रास्ते में मरना तय होता है। तो आप एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चा ही आप खरीदीजिए। इसका एक मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूं कि आपको कैसे पता चले कि इनमें से कौन बच्चे स्वस्थ हैं या कौन बच्चे सुस्त हैं। तो आप हाथ में एक फीड लेंगे, आप हथेली में फीड लेंगे और आप उस फीड को छिटका देंगे उस कैबिन में। तो जो स्वस्थ बच्चे होंगे वो दौड़कर आएंगे और फीड खाने के लिए तत्पर होंगे, और जो बच्चे बैठे रहेंगे वो कहीं ना कहीं बीमार हैं, परेशान हैं, उनमें कोई मसला है। नॉट लास्ट ऑफ लिटर, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो ब्यांत का लिटर का जो आखिरी बच्चा होता है, उस ग्रुप का आखिरी बच्चा होता है, वो दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसकी वृद्धि बहुत कम होती है। कई बार उसका शरीर जो है वो कुबड़ा होता है। अगर कोई ऐसा बच्चा आपको दिख रहा है, कुपोषित बच्चा दिख रहा है, तो उसका FCR बहुत कम होने वाला है और वो अपने भाई बहनों से पिछड़ जाता है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि एक पशु जो है वो 100 किलो का हो गया है उन्हीं ग्रुप में, और वो एक पशु जो है वो 60-70 किलो का पड़ा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो लास्ट किड ऑफ लिटर होता है। और ब्रीड प्योरिटी, देखो अगर आप अपने फार्म को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, खूबसूरत तरीके से चलाना चाहते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट, आप 1 साल का जब आपका तजुर्बा हो जाता है उसके बाद में अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मुबारक है, आप कर सकते हैं। बट मेरा आपको सुझाव है, सजेशन है कि आप ब्रीड प्योरिटी पर जाइए। आप शुरुआत में एटलीस्ट, आप अभी तक बिगिनर हैं तो आप प्योर ब्रीड का अगर बच्चा लेकर या पशु लेकर आप स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको चारों कैटेगरी बताई हैं, अगर आप प्योर ब्रीड का लेकर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके ऑब्वियसली आपकी सफलता के आसार काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ये आपको एक आइडल बच्चे का फ़ोटो दिख रहा है, बट ये बच्चा छोटा है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो है सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ बेस्ट एनिमल का जो है वो चैप्टर अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस कोर्स में बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपने जिस दिन आपने अपने फार्म पर पशुओं का चुनाव करना है, इस चैप्टर को आप दोबारा ज़रूर रिपीट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।